अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका ट्यूटर आमिर रशीद। तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो आज हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट। तो लेते हैं, तो चलो हम लेट अस टेक ए सिस्टम ऑफ चार्ज। लेट अस टेक ए एन 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 नंबर ऑफ चार्जेस। हम एन नंबर ऑफ चार्ज ले लेते हैं, राइट। लेट अस टेक एन नंबर ऑफ चार्ज हम ले लेते हैं, राइट। तो इसके बाद एन नंबर ऑफ चार्ज ले लेते हैं हम, राइट। Q1 Q2 अप टू Q1, राइट। तो हम ले लेते हैं Q1 नंबर ऑफ चार्ज, राइट। तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास इज दैट हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। अगर हमारे पास चार्ज Q1 होगा, चार्ज Q2 होगा, चार्ज Q3 होगा, चार्ज Q4 होगा, अप टू चार्ज Qn, तो उन टोटल ऑफ चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। तो यहां भी एक काइंड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, राइट। तो यहां भी एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जैसे कि हमने लास्ट वाली क्लास में वी हैव डन the forces because of all the charges in the superposition principle, right? Similarly we will use here the superposition of electric fields। जैसे कि इससे पहले हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जब हमने ढूंढा था, जब हमने लिखा था कि एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना हो सकता है when there are many charges around it। तो लेकिन आज हम करते हैं कि when there are many charges what's the total electric field because of all the individual charges, right। तो अगर हम ऐसा एक प्लेन ले लेते हैं, देख लो बेटा यहाँ पे देख लो, अगर हम ऐसा एक प्लेन लेते हैं, राइट, एक प्लेन लेते हैं, राइट। तो ये हम यहाँ पे Q1 चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें ये चार्ज Q1 ले लेते हैं, और ये चार्ज Q2 ले लेते हैं, राइट। ये चार्ज Q1 ले लेते हैं, और ये क्या है, ये चार्ज Q2 ले लेते हैं, राइट। अब इसका जो, और ये एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। देख लो बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिगिन किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने डिफाइन करने की कोशिश की तो मैंने आपको टू चार्जेस बताए थे कि एक वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और वो एक चार्ज जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जिसपे एक फोर्स फील होता है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे जो Q0 है, ये एक टेस्ट चार्ज है। इस पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगे, इस पे हम देखेंगे फोर्स कितना लगता है। एक्चुअली हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है हमें बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, राइट। तो उसके लिए पहले में हम ये क्या कर देंगे, पहले हम चार्ज Q0 पे देखते हैं फोर्स कितना लगता है। बिकॉज वी नो दैट ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू Q into E। तो इट मींस E is equal to F upon Q, right। तो that means electric field is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square। तो एक्चुअली इस तरीके से हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड चार्ज Q1। देन फाइनली वी कैन फाइंड व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देख लो बेटा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो इसका फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले लेंगे, ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। और ये जो Q0 है, Q0 का पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, राइट। इसका पोजीशन वेक्टर R है, राइट। देख लो बेटा R वेक्टर, इसका R1 वेक्टर है, इसका R2 वेक्टर है, राइट। तो दीज आर द थ्री चार्जेस। अब इसके बाद देख लो बेटा, इसके बाद अब देख लो अब यहाँ पे, so origin O, we wish to determine the electric field at the point P। Here we have to find the electric field इस point P पे, ये यहाँ पे point, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q है, इसको हम point P ले लेंगे। We have to find, हमें निकालना क्या है, we have to find the electric field, we have to find the electric field, we have to find the electric field at point पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R। whose position vector is R, whose position vector is, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, whose position vector is R। So it means we have to find the electric field at point P, right, whose position vector is R according to Coulomb's। जैसे कि हमें जानते हैं कि कोलम्बस लॉ क्या हमें बताता है, कोलम्बस लॉ बताता है कि जब भी एक चार्ज होगा उसकी
वो और मतलब वो उसके डिस्टेंस पे किसी डिस्टेंस पे और एक चार्ज को रखा जाएगा, देन देयर विल बी ए कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में एक फोर्स हो सकता है, या तो ये फोर्स रिपल्सिव हो सकता है या तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है। दैट्स व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो सिमिलरली अगर हमारे पास चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है और चार्ज Q0 है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस को देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना, वी डोंट हैव टू फाइंड द कूलम्ब्स फोर्सेस ओवर हियर, we have to find the total electric field at point P because of charge Q1, Q2, Q3, Q4 up to Q. And right, I hope you are getting my point, beta. So according to the force on the charge test, so according to Coulomb's law क्या बताता है, तो पहले हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने कहाँ पे, जहाँ पॉइंट पी पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखा गया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक काम कि हम पहले यहाँ पे फोर्स देख लेंगे कि फोर्स कितना होगा इन चार्ज की वजह से। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, COULO, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, the force, according to Coulomb's law, the force on charge Q naught, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं टेस्ट चार्ज Q naught, टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू तो पहले हम ये देख लेंगे कि चार्ज Q नॉट पे फोर्स कितना होगा, चार्ज Q नॉट पे फोर्स कितना होगा ड्यू टू position, whose position vector is r vector, whose position vector is at point P, whose position vector is r vector। तो ये r vector है, उसका position vector r vector है, राइट। तो हमें निकालना है, पहले हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट P पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखा गया, इस पे हम पहले देखते हैं इस चार्ज Q1 की वजह से, इस चार्ज Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पे। तो ये होगा ना ऐसे, राइट बेटा, यहाँ होगा, राइट, ऐसे है, तो ये होगा पहले ऐसे, राइट। तो इसको हम ले लेते हैं R1P, तो ये होगा यहां से ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू चार्ज एट Q1। तो ये जो है इसको हम लिख लेते हैं R1P वेक्टर, हम R1P वेक्टर लिख लेंगे, इसको R1P वेक्टर लिख लेते हैं इसको। और चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2, तो इसको हम लिख लेते हैं R2P vector, right? That R2P vector is the vector from charge Q2 to charge Q नॉट, राइट। तो इस चार्ज Q1 की वजह से इस चार्ज Q नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, और इस चार्ज Q2 की वजह से चार्ज Q नॉट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 होगा, राइट, जैसे कि हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। अब यहाँ पे देख लो बेटा, तो ये जो चार्ज Q1 की वजह से इस चार्ज Q नॉट में फोर्स कितना होगा वो हम लिखेंगे F1 वेक्टर। देख लो बेटा यहाँ पे F1 वेक्टर इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट इज इक्वल टू 1/Q into E। देख लो बेटा Q into E, राइट, फोर्स F1 वेक्टर इज Q into E। तो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, और ये जो चार्ज Q नॉट पे है वो हमें लिखना है, राइट, Q नॉट है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट Q नॉट, तो दैट इज Q नॉट इनटू E, दैट इज इक्वल टू Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके बराबर है, Q1, क्योंकि बिकॉज ऑफ Q1 ही है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R1P स्क्वायर, R1P स्क्वायर, और ये रहा यूनिट वेक्टर इज द डेफिनेशन। सो ये रहा F1 वेक्टर, राइट, तो ये F1, हाँ ये फोर्स है, तो इट मीन्स इस चार्ज Q नॉट पे Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, Q1 upon 4 pi epsilon naught R1P square, right? When R1P is the distance, so R1P is the distance, this R1P is the distance between Q1 and Q naught, right? Understand? So therefore electric field क्या आएगा फिर,
देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, देख लो बेटा। पहले मैंने सिंपली लिया फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड चार्ज Q0, मैंने पहले सिंपल फोर्स ले लिया। वो कितना होता है, बिकॉज ऑफ कोलम्बस लॉ व्हेन देयर आर टू चार्जेस हेल्ड एट ए सेपरेशन और इन बिटवीन देम, दैट इज इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ और इन बिटवीन देम, देन अकॉर्डिंग टू कोलम्बस लॉ द फोर्स बिटवीन देम विल बी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो वही मैंने ले लिया। अगर मेरे पास चार्ज Q1 था और चार्ज Q0 था तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, Q1 Q0, इसको पहले वाले को हटा दो, इसके बीच में फोर्स कितना होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। तो एट इस पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिकॉज ऑफ Q1, दैट इज इक्वल टू, देख लो बेटा यहाँ पे E1 फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कितना है, Q0 है, दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर, R1P का कैप, और ये है Q0 है, और Q0 है, ये Q0 कैंसल, दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर, R1P का कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज। तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट P, अंडरस्टैंड हो रहा है, एट पॉइंट P। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली नाउ इसी तरह ये हमने चार्ज Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, कहाँ पे, Q1 पे, राइट, Q0 पे, एट पॉइंट पे। सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे पॉइंट चार्ज Q2 का एट पॉइंट P। सॉरी, देख लो बेटा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से ड्यू टू चार्ज Q2 एट P इज E2 इज इक्वल टू, किसकी वजह से, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू चार्ज Q1 इज Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2P, R2P स्क्वायर इंटू R2P यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 की वजह से, कहां पे, एट पॉइंट P पे है, राइट। सो नाउ इसके बाद हम देखते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, कौन कौन सा, एक देख लो बेटा, फिर से मैं देखता हूं। पहले मैंने चार्ज Q1 ले लिया, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, फिर मैंने चार्ज Q2 ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो फिर मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया एट पॉइंट P पे, वो टेस्ट चार्ज कितना है, Q0 है, और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1P वेक्टर। तो फिर मैंने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट P, फिर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 एट पॉइंट P। तो ये वो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो A1 आप अच्छे से लिखता हूँ मैं, E1 इज इक्वल टू E1 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, E1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1P स्क्वायर और RP, और E2 क्या है, E2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2p स्क्वायर आर 2p कैप। तो ये दो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट पी पे, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। नो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, नो यहाँ पे देख लो। तो हमें निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है एक्चुअली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पॉइंट पी पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 को रखा गया है, वहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे वहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 and charge Q2. So the better method I will use over here is to use the principle of superposition, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से हमने फोर्स निकाला था बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस ऑन ए वन चार्जेस, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलता है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था हमने देखा था वहां पे दैट इज डिफाइंड द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब जब हमने फोर्स को डिफाइन किया था एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगेगा बिकॉज ऑफ अदर चार्ज की वजह से, वहां भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था। नो फोर्स पर यूनिट चार्ज गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो accordingly we can use here the superposition principle. So superposition, according to superposition principle, according to superposition principle, superposition principle, according to superposition principle, superposition principle, the electric field at any point, electric field at electric field at any point due to electric field at any point due to group of charges due to a group of charges is equal to the vector sum of is equal to the vector sum of electric fields is equal to the vector sum of electric fields produced by individual charges। बेटा ध्यान रख लो, produced by electric charges, produced by other electric charges is equal to the vector sum of electric fields produced by all the electric charges individually at the produced by all the electric charge produced individually by all the electric charges individually at that point, at that point, at that point। तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या बोल दिया मैंने, फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि जब भी हमारे पास कई चार्जेस होते हैं तो अगर हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस एट द पॉइंट पी, यहाँ पे Q1 है, Q2 यहाँ, Q3 Q4 Q5, तो अगर मुझे एट पॉइंट पी पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 को रखा गया, अगर मुझे वहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द अदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द अदर चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द electric fields produced by the individual charges at that point, individuals at that point। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा कि जो भी जितने चार्ज वहां पे होंगे इर्द गिर्द, इस टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द जितने भी चार्ज होंगे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर इंडिविजुअली उनको वेक्टोरियली सम करना है, ऐसे सम करना है कि जैसे पे वहां पे और कोई चार्ज है ही नहीं। सो इट मीन टू से दैट जैसे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने कहा था कि टोटल फोर्स एक फोर्स चार्ज पे कितना लगेगा बिकॉज ऑफ अदर चार्ज, हमने कहा था दैट इज इक्वल वेक्टर, दैट इज मतलब टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द अदर चार्जेस सराउंडिंग इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और ये जो एक चार्ज पे दूसरी चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट, दैट फोर्स इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो जितना फोर्स उस चार्ज पे लगेगा उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ अदर चार्ज। तो सिमिलरली यहाँ पे उस पॉइंट पी पे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालते हैं वहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज सिंपली द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस मतलब एट दैट पॉइंट। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, दैट मींस सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं
ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमन है, राइट। तो हम यहाँ पे आप लिखते हैं, देख लो बेटा। So, so it means तो hence the electric field at point P, hence therefore hence electric field at hence electric field कहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये point P पे निकाल, hence electric field at point P, at point P due to other charges, due to other charges, due to other charges, hence electric field at point P due to other charges is ET is equal to, क्या बोल दिया मैंने, बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना पॉइंट पी पे बिकॉज ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रिक वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। दैट मींस अगर यहाँ पे E1 है Q1 की वजह से, दैट मींस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, अगर वहां पे n चार्जेस है प्लस डैश प्लस En वेक्टर, राइट। तो ये होगा वहां पे टोटल चार्ज होगा। सो दैट मीन्स, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे E1 में कितना है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 P स्क्वायर Q2, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकलेगा। तो लिख लेते पहले Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज बिकॉज ऑफ द चार्ज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 P स्क्वायर R1 P कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to because of charge of E2 Q2 upon 4 pi epsilon naught Q2 की वजह से R2P square R2P cap plus dash। तो सिमिलरली ये होगा 1 upon 4 pi epsilon naught into R1P cap plus R1P square plus R2P cap plus R2P square plus RNP कैप डिवाइडेड बाय RNP स्क्वायर। तो ये रहेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, हाँ, तो इसको हम समेशन में कर देंगे, अभी इसको समेशन कर देंगे। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ R1 summation of I is equal to 1 to n, summation of I is equal to 1 to n into R I P divided by cap R I P square, right। ये आएगा क्यों बात R I P QI, हाँ Q1 Q2, हाँ QI आएगा और QI, हाँ into QI, so that is the total electric field, right। so this is total electric field, देख लो बेटा। so ये जो है ना, so that is the total electric field at the point P because of other charges। so फिर से मैं एक बार आपको पूरा ये मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है। अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल चार्ज Q1 है यहाँ पे, चार्ज Q2 है यहाँ पे, और चार्ज तो फिर से मैं एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस सराउंडिंग इट पॉइंट P। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट P था इन एक्स प्लेन, और मेरे पास चार्ज Q1 था, Q2 था, Q3 था, अप टू Qn था। What we have to find today, we have to find the total electric field produced at the point P। तो मुझे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो मैंने कि जैसे क्या किया, मैंने पहले देख लिया कि पहले मैंने कोलम्बस लॉ को यूज किया। कोलम्बस लॉ को मैंने कैसे यूज किया कि मेरे पास अगर चार्ज Q1 है यहाँ पे और चार्ज Q2 है, पहले मैंने देख लिया चार्ज Q1 और चार्ज Q0 के बीच में कितना फोर्स होगा। जैसे कि कोलम्बस ने बता दिया, कोलम्बस लॉ ने बता दिया कि चार्ज फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, फोर्स कितना था बिटवीन F1 कितना था इनके बीच में, Q1 और Q0 के बीच में, दैट वाज Q1 Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर। सो ये था फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q0, राइट। सो वायर RP1 इज न्यूटन। सो then electric field at point P। so फिर what is Q1 is the source charge, Q0 is the
पॉइंट चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डिफाइन किया था लास्ट वाली क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट मींस ये चार्ज कौन सा होता है डिनोमिनेटर में, ये होता है टेस्ट चार्ज जिसपे एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट मींस क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस इस चार्ज Q1 की वजह से एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर। तो दैट मींस चार्ज Q1 की वजह से चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा इतना। देख लो बेटा, यहाँ पे मैं इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, राइट, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर लिखता हूँ। तो इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, राइट। तो वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख दिया बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 यहाँ पे 4। तो सिमिलरली मैंने चार्ज Q2 की वजह से एट पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2P स्क्वायर R2P कैट। तो सिमिलरली देयर विल बी अदर चार्जेस सराउंडिंग द पॉइंट P here। तो सिमिलरली देयर कैन बी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स E3 E4 E5। तो लेकिन जैसे कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था, जब हम एक चार्ज पे फोर्स देखते थे बिकॉज ऑफ अदर चार्ज, वहां हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया था कि द फोर्स ऑन ए चार्ज बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ ऑल द चार्जेस एट दैट charge as if other charges are matlab as if other charges absent at that point. So but we know that electric field is actually force per unit charge, right? So electric field पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। तो फिर मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट दैट पॉइंट। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस कर देंगे, उनका वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो दैट मींस मैंने यहां पे लिख दिया इफ वी हैव n चार्जेस Q1 Q2 Q3, Q1 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, Q2 की वजह से E2, सिमिलरली Q1 की वजह से En होगा। फिर इनको मैंने एडिशन कर दिया, तो दैट इज फाइनली द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली के यहां पे बनाता हूं, राइट बेटा, आप ध्यान से रख लो। तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज आई विल फॉर एग्जाम्पल अगर तो इसको मैं यहां पे मिटा करता हूं, इसको मैं पूरी तरीके से फिर से यहां पे बनाता हूं। यहां पे हम इसको पूरी तरीके से बना लेते हैं। अगर ये होगा E1 E2, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इस डायरेक्शन में और E2 होगा इस डायरेक्शन में और E3 इस डायरेक्शन और E2 होगा इस डायरेक्शन में, E2 होगा राइट, और E3 होगा इस डायरेक्शन में, E3 होगा इस डायरेक्शन में, राइट। और देन ये जो E1 और E2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनका जो होगा तो दैट मीन्स इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ऐसे, राइट बेटा। हाँ, इनका जो फील्ड होगा वो होगा ऐसे, इसको हम हाँ देख लो बेटा। तो ये E1 है, ये E1 वेक्टर है, ये E1 है और ये E2 है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम फैक्टर्स, दैट इज यहाँ E1 प्लस E2, ये होगा E1 प्लस E2 होगा इनका। तो और E1 प्लस E2 होगा, राइट बेटा। और अब ये जो होगा E1 E1 प्लस E3 और ये इनका जो अब होगा, अब इनका और इसका रिजल्टेंट ये है, और E3 और इसका कहां से होगा, वो होगा इनके बीच में, दैट इज वो होगा और देख लो बेटा, ये तो इनका होगा, ये होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये अगर ये E1 प्लस E2 है और ये है
ये E3 वेक्टर है, ये E3 वेक्टर है, ये E3 वेक्टर है, और ये वाला जो है ये E1 प्लस E2 है। तो इट मीन्स ये वाला क्या होगा, ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर, ये होगा इनका वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा ये वाला। और अब ये वाला अगर E4 है, हाँ अगर यहां से ये E4 है, फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर ये E4 वेक्टर है, E4 वेक्टर है, तो इट मीन्स पहले E2 यहां था, E1 इस डायरेक्शन में था, ये था E1 और ये था E2, तो इनका रिजल्टेंट बीच में से था, राइट। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो बीच में से है रहेगा। E1 प्लस E2, राइट। और अब फिर अगर ये E3 है इस डायरेक्शन में, सॉरी अगर ये E3 है, E3 है इस डायरेक्शन में, तो E3 और E3 और इस E1 प्लस E2 का कहां से होगा, ये यहां से होगा, बीच में से होगा। दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा बीच में से E1 प्लस E2 प्लस E3। अब यहां पे और इलेक्ट्रिक फील्ड है E4, अब इस और इसके बीच में से हमें निकालना होगा, वो होगा E4, E4 देख लो, अगर ये E1 प्लस E2 प्लस E3 है और ये E4 है, तो इट मीन्स ये इनका बीच में से रह गया कौन, तो ये इनका बीच में से रिजल्टेंट होगा ये वाला E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो ये रहेगा इनका बीच में से और एक रिजल्टेंट, राइट बेटा। सो दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिमिलरली, सो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये डायग्रामेटिकली मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिखा दिया कि अगर हमारे पास बहुत सारे कई चार्जेस हैं, चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q4, तो उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कितना होगा, वो होगा दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। सो वहां पे वेक्टोरियली ऐड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से बीच में होगा। और फिर हमारे पास चार्ज Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इसका और इसका बीच में कहाँ कहाँ होगा, ये होगा, बिकॉज ऑफ ये वाला होगा, ये वाला होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमारे पास चार्ज Q4 है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक E4 और इसका ये जो दो है ना, ये दो, तो इनका जो होगा फॉर मतलब इनका जो होगा टोटल रिजल्टेंट वो होगा यहाँ ये वाला होगा, ये वाला। So that is the vector addition of all the electric fields produced by the charge, right? So that was all for today. I hope you understand the topic today. The topic today was that the total electric field produced at a point because of all other charges जो मैंने आज दिखा दिया। I hope you understand today the topic. So let's meet tomorrow inshallah. That was all for today. So see you soon.